एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, जिसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 इट मीन्स की पॉलिटिकल पार्टीज़। और इस वीडियो में इट मीन्स की लगभग 40 to 50 मिनट का वीडियो होगा और इसमें ये पूरे होल चैप्टर को कवर करेंगे। ओके, और ये तो मैं अपने खुद से ये लिखा हूँ। इसके बाद वाला जो भी चैप्टर्स मैं अपलोड करूँगा वो सारे पीपीटी मैं उसका रेडी करके और फिर मैं उस पर आपको एक्सप्रेस करूँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला ये क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं आंसर भी मेंशन कर दिया हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये तो खैर डेफिनेशंस हो गया पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ आते हैं और इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं और अगर वो जीतते हैं तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मली है। ओके, दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी विथ अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड्स। ओके, देखिए जैसे अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है तो जाहिर सी बात है उसका कोई एक व्यू होगा। जैसे हर एक पार्टी का अलग अलग अपना एम होता है कि ये पार्टी इस चीज़ के लिए मुख्य रूप से बना है तो ये पार्टी इस चीज़ के लिए बना है। ठीक है, तो आगे खैर हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर फिर दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 इट मीन्स के पॉलिटिकल पार्टीज़ को। ओके, और ये वीडियो तो मैं जो बना रहा हूँ ये मैं खुद से ये लिखा हूँ नोट्स और उसी को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ आपके सामने। लेकिन इसके बाद वाले जो भी वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी से रिलेटेड तो वो मैं पीपीटी उसका रेडी कर लूँगा और उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ एक्सप्रेस कर दूँगा। ठीक है, तो बस ये एक वीडियो आप मैनेज करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कुछ भी देख रहे हो तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। हम लोगों को क्यों आवश्यकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो देखिए नॉर्मली अगर हम इस स्टेटमेंट की बात ना करें तो नॉर्मली इतना तो आप जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करता है, हमारे स्टेट या फिर सेंटर में क्या करता है कि एक इलेक्शन कंटेस्ट करता है, इलेक्शन चुनाव लड़ता है और उसके बाद अगर वो जीतता है तो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। ठीक है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है और गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने के बाद लॉ बनाना या फिर मतलब एक तरह से क्या है कि अपने कंट्री को गवर्न करना। ठीक है, सेंटर में अगर है तो कंट्री को गवर्न करना और स्टेट में है तो स्टेट को गवर्न करना। तो यहाँ पर अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का सबसे पहले अगर डेफिनेशंस देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या दिया गया, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, हु कम टुगेदर, एक ग्रुप है लोगों का जिसमें लोग मतलब एक साथ आते हैं, कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन और अगर जीतते हैं तो वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया। अगर हम बात करें दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखिए जितने भी पार्टीज़ हैं वो स्टेट पार्टी हो या फिर नेशनल पार्टी हो, वो क्या करते हैं, उनका एक एम होता है, उनका एक चुनाव लड़ने का एक एम होता है कि हम अगर जीतते हैं तो ये करते हैं। वैसे आगे इसको मैनिफेस्टो के अंतर्गत भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि मैनिफेस्टो क्या होता है। ठीक है, लेकिन अभी अगर सिंपली देखा जाए, जैसे नॉर्मली अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आप अगर बीजेपी की बात करेंगे तो हिंदुत्व का एक उनका एजेंडा होता है। अगर आप कांग्रेस का बात करें तो उनका एजेंडा सेकुलरिज्म होता है। अगर आप बीएसपी जो कि यूपी में बहुत ज़्यादा उनका मतलब एक तरह से वर्चस्व है यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, तो उनका क्या है, जो भी पुअर सेक्शन के लोग हैं, पुअर सेक्शन हो या फिर एसटी एससी कैटेगरी के लोग हो, तो उनको बढ़ावा देने के लिए, इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने के लिए उनका मेन उनका एजेंडा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। ठीक है, आगे आप खुद से देखेंगे, ये आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिसीज डिवीजन इन अ सोसाइटी, थस अ पार्टी इज नॉन बाय विच पार्टी इट स्टैंड फॉर
मतलब कि वो कोई भी पार्टी हो वो किस लिए जाना जाता है, तो उसका कोई एक स्टैंड होता है, एक उनका एम होता है, विच पॉलिसीज इज सपोर्टेड एंड हुज इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट, ओके, इट अपलोड अ पॉलिटिकल पार्टीज है। देखिए अब यहाँ पर ये चीज़ बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ तो हम लोग देख लिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होता क्या है। अब अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये बताया जा रहा है कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं। अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स यहाँ पर आपको 3 दिख रहा होगा। सबसे पहले तो लीडर हमारा हो गया, ओके, लीडर हो गया। दूसरा क्या है, द एक्टिव मेंबर, एंड थर्ड क्या है, फॉलोअर्स है, ओके। ये 3 चीज़ होना पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज़रूरी है। एक तो जो कंटेस्ट लड़ रहे हैं उनका होना ज़रूरी है, जो लीडर है उनका होना ज़रूरी है। दूसरा एक्टिव मेंबर, जैसे कि हम मान लेते हैं, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बीजेपी का ही ले लेते हैं क्योंकि सेंटर में वही है बीजेपी। अब ऐसा ये थिंकिंग नहीं कर लेना है कि अगर मैं बीजेपी बार बार अगर रिपीट कर रहा हूँ तो मैं बीजेपी का समर्थक हूँ या फिर अगेंस्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें बीजेपी का, तो देखिए नरेंद्र मोदी जो हमारे अभी पीएम हैं, तो वो तो हमारे लीडर हो गए, वो चुनाव लड़े हैं, जैसे जाहिर सी बात है वो यूपी के वाराणसी से हैं, चुनाव लड़े थे, ठीक है, पिछले बार। तो ये तो खैर लीडर के रोल में है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो उनके जो एक्टिव मेंबर हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और जाहिर सी बात है जो भी वोटर्स हैं, वोटर्स क्या हैं, वोट जो उनको दे रहे हैं वो उनका फॉलोअर्स हैं। जो भी किसी एक पार्टिकुलर पार्टी को या फिर पार्टिकुलर पर्सन को वोट दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड फॉलोअर्स, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो 3 मेंबर तो यहाँ पर हो गए, 3 पार्ट हो गए कि कौन कौन उसमें होते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, तो फंक्शन क्या क्या है, तो देखिए फंक्शन आपको लिखने के लिए बोला जाएगा एग्जाम में। अगर क्वेश्चन आता है कि राइट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, तो आपको मेनली क्या करना है, 4 से 5 पॉइंट आपको लिखना है। यहाँ पर मैंने तो बहुत सारा फिलअप कर दिया है, ठीक है, करीबन 7 मैंने लिखा है, ओके। तो पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शन मेंशन बिलो। अब यहाँ पर क्या क्या मेंशन है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला इनका वर्क क्या है, तो पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ते हैं, ओके। दूसरा क्या है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम दैम। देखिए पार्टी अगर हैं तब जाहिर सी बात है क्या है, वो अपना अपना मैनिफेस्टो रखते हैं। मैनिफेस्टो कहने का मतलब है कि चुनाव में जो भी वो दावा करते हैं कि हम ये चीज़ अगर हम जीतते हैं तो ये पूरा करेंगे, वो पूरा करेंगे। तो ये हो गया पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम दैम। अब उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि आप सिंपली अगर बात करते हैं, अभी यूपी का चुनाव है रिसेंट में, तो वहाँ पर बीजेपी का कुछ अलग एजेंडा है, अलग उनका मैनिफेस्टो है कि अगर हम जीतते हैं तो इतना यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, पानी लोगों के लिए फ्री कर देंगे। अगर एसपी जो पार्टी है, सपा हो गया, बीएसपी हो गया, जो भी पार्टी है, तो उन लोगों का अपना अपना क्या है, मैनिफेस्टो है कि अगर हम जीतते हैं तो हम ऐसा काम करेंगे। तो लोग उसके आधार पर उनको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अगर तीसरा हम बात करें तो तीसरा में दिया गया है पार्टीज प्ले अ डिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट फॉर्म करता है, और गवर्नमेंट फॉर्म कब करता है, जब वो पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती है, ओके। चुनाव लड़के वो जीत करके अगर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वहाँ से क्या है, अगर कोई भी लॉ हमारे कंट्री के फेवर में हो या फिर कोई भी लॉ हमारे लिए ज़रूरत है, उसको देखते हुए वो लॉ बनाते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो 4th नंबर है, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और रन भी करते हैं। देखिए अगर 3rd पॉइंट की बात करें तो पार्टीज प्ले अ डिसिव रोल इन मेकिंग लॉज। तो अभी रिसेंट में आप देखे होंगे कि फार्मर बिल काफ़ी, जो 3 लॉ लाया गया था फार्मर के लिए, तो वो काफ़ी चर्चा में रहा, ठीक है। तो वो लॉ बनाया गया था। अब मैं ये कहा कि हमारे फेवर में हो या हमारे कंट्री के फेवर में हो वैसा लॉ हो सकता है। जो लॉ गवर्नमेंट सोच रहा है कि वो लोगों के फेवर में वो हो सकता है उन लोगों के फेवर में कभी कभी ना हो, या फिर लोगों को ये समझ ना आ पा रहा हो कि ये फेवर में है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि फार्मर बिल जो है वो लोगों के अच्छाई के लिए था। मैं बस ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हो सकता है कुछ बिल उनके फेवर में हो, या फिर अभी फार्मर बिल के पहले सीएए पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा चला था, ठीक है। चलिए खैर 5th पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। तो 5th पॉइंट हमारा है दोज पार्टी दैट लॉस इन द इलेक्शन। अगर कोई देखिए 2 पार्टी मुख्य रूप से हमारे सेंटर में है, एक तो कांग्रेस हो गया,
ठीक है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा बीजेपी हो गया। तो अगर अभी कांग्रेस अगर हार चुकी है, कांग्रेस का तो गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी का है, तो वो क्या करेगी, हारने वाले पार्टी का भी कुछ ना कुछ रोल होगा, वो अपोजिशन के रूप में काम करेगी। अच्छा, अपोजिशन जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर द फेल्यूर फॉर रॉन्ग पॉलिसीज। जैसे जाहिर सी बात है, इनका क्या काम है, इनका भी तो कुछ काम है। तो इनका ये काम है कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी वैसा रूल रेगुलेशन है जो गलत है लोगों के लिए, उस पर वो अपना मतलब वो आगे बढ़ेंगे, लोगों को मतलब बताएंगे, या फिर देखिए नॉर्मली है वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज़ एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, क्रिटिसाइज करेंगे कि ये गलत है, इसको वापस लेना चाहिए। जैसे फार्मर बिल में कांग्रेस 100% सपोर्ट किया कि नहीं ये गलत लॉ है और गवर्नमेंट को वापस रिपेल करना चाहिए, और लास्ट में मोदी जी इसको रिपेल भी किए। ठीक है, चलिए 6th नंबर अगर देखा जाए, पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का ओपिनियन जो होगा उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो 7 नंबर, 7 मैंने बोला था, 7 पॉइंट्स मैंने लिखा है। ठीक है, तो पार्टीज प्रोवाइड पीपल एसेस टू गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंट बाय गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है, पार्टीज जो हैं, जो जीती हुए जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रखी हैं, वो क्या लोगों के वेलफेयर के लिए अलग अलग स्कीम लाएगी। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन हमारे ज़मीनी स्तर पर हो या ना हो डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन वो लाती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे लिए क्यों नेसेसरी है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो क्या दिक्कत है। तो जाहिर सी बात है, जो भी अभी फंक्शन देखे वो काम नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने उसी चीज़ को मेंशन कर दिया, अपार्ट फ्रॉम द मेंशनिंग। ठीक है, फंक्शन जो अभी मेंशन मैंने करा था, पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट व्यूज ऑन अ वेरियस इशूज टू द गवर्नमेंट। अपोजिशन पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है मेनली। ठीक है, दे वर्क एज अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज, जस्टिफाई और अपोज देम। ठीक है, तो ये तो खैर अपोजिशन का हो गया। ठीक है, तो ये तो खैर आप समझ गए होंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं हो तो जाहिर सी बात है जो भी अभी मैं फंक्शन बताया वो नहीं हो पाएगा, और वो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो है ही। अब हम लोग बात करेंगे हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव, हम लोगों के पास कितना पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के पास इतना 750 पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो इन डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज़ फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टीज़। कोई भी, हम अगर चाहें तो मैं अगर चाहूँ तो मैं भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकता हूँ, लेकिन उसको नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता, वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, हमारे सपोर्टर्स भी तो होने चाहिए फिर। ठीक है, अब ऐसा मत कह देना कि सर हम सपोर्ट कर रहे हैं आप पॉलिटिकल पार्टीज़ बना लो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये मैंने बता दिया 750 पार्टीज अभी रजिस्टर्ड हैं। इन सम कंट्री ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। ठीक है, इस तरह के मतलब कोई गवर्नमेंट, जैसे कि चाइना आप देख लो एग्जाम्पल, चाइना में क्या है, सिंगल पार्टी है। ठीक है, सिंगल पार्टी है, और सिंगल पार्टी है तो देखिए एक चीज़ और है, ये वन पार्टी जो सिस्टम है इसमें हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर एक ही पार्टी है तो एक ही ओपिनियन होगा, एक पार्टी में रहने वाले डिफरेंट लोग जितने भी हों सबका ओपिनियन तो सेम होना चाहिए, तो सेम होगा तो सॉरी, तो जाहिर सी बात है अगर सेम ओपिनियन होगा तो हमारे पास डिफरेंट चॉइस नहीं होगा, हम लोग अलग अलग मतलब सिलेक्शन का हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा कि हम डिफरेंट सिलेक्शन कर सकें। अब देखिए सिस्टम इज़ नॉट कंसिडर्ड टू गुड, जाहिर सी बात है अगर वन पार्टी सिस्टम है तो गुड ऑप्शन तो नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, और इसका बेस्ट एग्जांपल चाइना मैंने अभी बता दिया। अब कहीं कहीं टू पार्टी भी है, जैसे कि मोस्टली अगर देखा जाए टू पार्टी तो यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, जैसे यूएसए की बात करें तो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, दो पार्टी हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे पास एक तो नहीं है, दो है, और दो में से कम हमारे पास दो ओपिनियन वाले लोग हैं, तो किसी एक को अच्छे वाले को सेलेक्ट करना, तो कुछ तो ठीक है, बेटर देन वन पार्टी सिस्टम। ठीक है,
टू पार्टी सिस्टम इज़ बेटर देन वन पार्टी। अगर हम तीसरा देखें जो कि हमारे पास है, हमारे इंडिया में जो है, हमारे इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। इट मीन्स कि इन सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर, इफ सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस फॉर कमिंग टू पावर आइदर ऑन देयर स्ट्रेंथ और इन अलायंस विथ अदर। जैसे अलायंस, तो अलायंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जैसे कि बीजेपी का अलग अलायंस है, कांग्रेस का अलग अलायंस है, तो ये लोग अलायंस के साथ ही लोकसभा में भी बैठे हुए हैं, ठीक है। हालांकि बीजेपी को अभी रिसेंट में कंप्लीट मेजोरिटी है कि वो अकेले भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर सकती हैं, ठीक है। खैर, मल्टीपल पार्टी कहाँ पे, जहाँ पर एक पार्टी से ज़्यादा, मतलब दो पार्टी से ज़्यादा हो, जैसे कि इंडिया, और इंडिया के साथ एक आप ऐड कर सकते हैं क्या, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिका जो ऐसा पार्टी है जो मतलब डेमोक्रेटिक पहला कंट्री है ऐसा, ठीक है। अब तो चलिए, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया अलायंस के बारे में, तो अलायंस क्या होता है इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ मेंशन किया गया है, व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टीपल पार्टी सिस्टम, मल्टीपल पार्टी सिस्टम में कई एक पार्टीज ज्वाइन हैंड फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, एक दूसरे से हाथ मिला करके, एक दूसरे से मिल करके अगर चुनाव लड़ते हैं, एंड विनिंग पावर, इट इज़ कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलायंस या फिर फ्रंट, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, देखिए एनडीए एक बीजेपी का हो गया और यूपीए जो है वो कांग्रेस का हो गया। दो अलायंस हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, दो अलायंस हैं हमारे इंडिया में, जिसमें एनडीए बीजेपी के अंतर्गत बहुत सारे पार्टी हैं। जैसे कि अगर आप देखें बिहार की बात करें तो बिहार में जेडीयू, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड जो है वो उसके साथ मिले हुए हैं, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे अलग अलग स्टेट में मतलब मिल करके क्या कॉलिनेशन एक अलग वर्ड होता है। कॉलिनेशन का मतलब एक दूसरे से जुड़ करके क्या बना देना, गवर्नमेंट फॉर्म करना। जैसे कि अभी बिहार में जेडीयू और बीजेपी मुख्य रूप से ये दोनों कॉलिनेशन के साथ सत्ता चला रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है क्या कि एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर्ड विथ द इलेक्शन कमीशन। जाहिर सी बात है, जितने भी पार्टी उनको इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड करना ही पड़ता है, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन हैज़ लेड डाउन डिटेल क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट दैट अ पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। मतलब कोई भी इनको, जैसे कि स्टेट पार्टी हो या फिर क्या कह सकते हैं, अगर सेंट्रल पार्टी हो, ठीक है, नेशनल पार्टी जिसे हम कहते हैं, उसको मतलब दर्जा देने के लिए इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कितना प्रोपोर्शन वोट मिला है, कितना सीट जीते, इन सब चीज़ों के आधार पर के ही स्टेट पार्टी या फिर क्या बनाया जाता है, नेशनल पार्टी बनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेट पार्टी के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अ पार्टी, ठीक है, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट। स्टेट का जो चुनाव हो रहा है उसमें कम से कम उनको कितना वोट सिक्योर करना पड़ेगा, 6% वोट, टोटल वोट के 6% अगर उनको मिलते हैं वोट, एंड विन एटलीस्ट 2 सीट इन अ रिकग्नाइज, मतलब अगर वो 2 सीट भी जीतते हैं, 2 जगहों से वो चुनाव जीतते हैं और 6% टोटल वोट का वो एक्वायर करते हैं, तो उनको स्टेट पार्टी के तौर पर मान्यता मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेशनल पार्टी के बारे में। तो अ पार्टी दैट सिक्योर, ठीक है, अ पार्टी दैट सिक्योर 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट एंड विन एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा। देखिए कम से कम 4 स्टेट में उनको कितना मिलना चाहिए, 6% वोट मिलना चाहिए। उसके साथ ही साथ एटलीस्ट लोकसभा चुनाव में उनको 4 सीट अगर मिलता है, 4 जगहों से चुनाव जीतते हैं, तो उनको क्या रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा, नेशनल पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेजर नेशनल पार्टी के अगर बारे में बात करें तो देखिए, अगर बुक में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 7 पार्टी गिवन था, लेकिन अभी का अगर रिसेंट का देखें तो टोटल जो नेशनल पार्टी के तौर पे वो कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। अब कौन कौन से इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC, ठीक है। अब क्या क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लॉन्च्ड ऑन
1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी इसको रिकॉग्नाइज कब किया गया, तो 2016 में, ठीक है। द पार्टी सिंबल इज, पार्टी का सिंबल क्या है, 2 फ्लावर एंड अ ग्रास, जो कि मैं अभी नीचे आपको डायग्राम भी मैं बना दिया हूँ, ठीक है। ओके, कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, मतलब इनका क्या एम है, सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म पर आधारित ये वर्क करते हैं। उसके बाद हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 1911, मतलब लगभग 10 से 11 साल हो गए हैं जो वेस्ट बंगाल में ये अपना सत्ता मतलब अपनाए हुए। 10 से 11 साल से वेस्ट बंगाल में इन्हीं का सरकार है, ठीक है। जाहिर सी बात आपको ममता बनर्जी का पता ही होगा। एंड हैज़ अ प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, और इनका मतलब वर्चस्व थोड़ा बहुत अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इससे आगे अगर देखें तो इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2014, ठीक है, 2014 इट गेट 3.84% वोट एंड 134 सीट, मेकिंग इट द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, ठीक है। फिफ्थ लार्जेस्ट पार्टी, फोर्थ नहीं, ये फिफ्थ हो जाएगा। ये आप, ये भी बुक में आई थिंक फोर्थ लिखा हुआ था, मैंने इसको चेक करके फिफ्थ कर दिया है। तो ये जो 2014 में जो चुनाव हुआ था उसमें टोटल वोट का 3.84% वोट इनको मिला था, 34 सीट जीते थे और ये फिफ्थ लार्जेस्ट पार्टी उस समय बने थे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इनका चुनाव चिन्ह है, ठीक है, सिंबल है। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये जो नया पार्टी के बारे में जो 8th पार्टी है वो यही है, मैं सेकंड में ही इसको मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें द नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है, लॉन्च्ड कब किया गया, तो 6 जनवरी 2013 अंडर द लीडरशिप ऑफ पीए संगमा, ठीक है, पीए संगमा और कोनराड संगमा। अच्छा, आप बताएंगे कोनराड संगमा जो है वो कहाँ के सीएम है, इसी पार्टी से हैं, ठीक है। तो आप एक बार देख करके बताएंगे वो कहाँ से हैं, ठीक है। इसके बाद रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी इन मतलब नेशनल पार्टी इनको रिकॉग्नाइज कब किया गया, तो 7 जून 2019 को, ठीक है। मतलब अभी ज़्यादा ये मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-2.5 साल हुआ है, ठीक है। द पार्टी सिंबल इज़ अ बुक। अच्छा, इनका जो बिलीव क्या है ना, इनका ये बिलीव है कि लोग अगर लिटरेट हो तो जो भी हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन या फिर जो भी भेदभाव है वो सब खत्म किया जा सकता है, और उसी एम पर ये वर्क भी करते हैं। जैसे द पार्टी सिंबल इज़ अ बुक, द पार्टी मतलब पार्टी का सिंबल भी क्या है, बुक है। और पार्टी बिलीव दैट ओनली लिटरेसी एंड एजुकेशन कैन एम्पावर द वीकेंड सेक्शन, जो भी वीकेंड सेक्शन है उनको कौन पावरफुल बना सकता है, तो एक लिटरेसी ही है जो उनको पावरफुल बना सकता है। इट्स इन्फ्लुएंस इज मोस्टली कंसनट्रेटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय। तो जाहिर सी बात है वो जो मैं अभी नेम बताया था कोनराड संगमा, वो मेघालय की ही है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, और ये आपका रहा द नेशनल पार्टी का सिंबल, ठीक है। बहुजन समाजवादी पार्टी अगर देखें तो इनका सिंबल है एलिफेंट, और मेरे से एलिफेंट नहीं बन रहा था, इट मीन्स मैं नहीं बनाया, बस मैं मेंशन कर दिया सिंबल ऑफ बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इट वाज फॉर्म्ड इन, कब बना था, तो 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम, ठीक है। ये देखिए, ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वही मैं आपके लिए मेंशन किया हूँ। इट सिक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड द दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड, मतलब इनका जो माइनॉरिटी सेक्शन पर इनका ज़्यादा फोकस है, ठीक है। माइनॉरिटी स्टैंड फॉर द कॉजेज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित एंड ऑप्रेस्ड पीपल, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग बात कर लिए कि इनका मुख्य एम या फिर मुख्य इनका काम है दलित या फिर ऑप्रेस्ड या फिर वीकर सेक्शन को इक्वालिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया इट हैज़ इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ, कहाँ कहाँ पर इनका मतलब बढ़िया पकड़ है, तो उत्तर प्रदेश हो गया। दूसरा क्या है, सस्टेनेंशियल प्रेजेंस
इन नेबरिंग स्टेट में भी ठीक ठाक है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया और पंजाब हो गया। ठीक है, अगर हम इसके बाद देखें तो जो ये पार्टी है इसका कई एक बार यूपी में गवर्नमेंट भी बन चुका है। ठीक है, फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन यूपी सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एट अ डिफरेंट टाइम, मतलब कि कोऑर्डिनेशंस गवर्नमेंट फॉर्म करा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो कि हमारे सेंटर में अभी किसका गवर्नमेंट है, तो बीजेपी का है, तो भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पर आपको मेंशन है, जो भी इनका सिंबल है वो आपको यहाँ मेंशन है। ठीक है, अब इनके बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इट इज़ फॉर्म्ड इन 1980, फाउंड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा एरर है जो कि मैं आगे चल कर के मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक से मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर क्या एरर है। तो 1951 में ये एक पार्टी बना था और उसका नाम क्या था, तो भारतीय जनसंघ। ठीक है, और ये भारतीय जनसंघ से ही टूट करके या फिर एक नया फॉर्म किया, और वो जो भारतीय जनसंघ थे उनका फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, और इसी पार्टी से ये भारतीय जनता पार्टी बना था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से जो आया था वो 1980 में आया था, लेकिन वो दूसरे नाम से पहले भी एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अगर हम बात करें, इट वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज एंड दीनदयाल उपाध्याय's आइडियाज़ ऑफ इंटीग्रेशन ह्यूमन्स एंड, मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से ये कहना है कि इनका जो मुख्य एजेंडा है वो क्या है, तो ये जो एंशिएंट कल्चर वगैरह को डेवलप्ड या फिर कहें कि ट्रेडिशन पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। दूसरा जो दीनदयाल उपाध्याय था उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, देखिए कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट। ठीक है, हिंदुत्व जाहिर सी बात है और ये नॉर्मली आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, कि इस पार्टी में ये चीज़ ज़्यादा है। ठीक है, कि नेशनलिज्म हो या फिर हिंदुत्व हो, ये दोनों भरा पड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ कंसेप्ट ऑफ इंडियन नेशनलहुड एंड पॉलिटिक्स वगैरह ये सब नॉर्मली है। उसके बाद अगर देखें तो अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट, पहले क्या था, नॉर्थ में लिमिटेड थे, वेस्ट में लिमिटेड थे एंड अर्बन एरियाज। द पार्टी एक्सपेंडेड इट सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड टू रूरल एरिया। देखिए इनका जो मेन एग्जिस्टेंस या फिर बहुत ज़्यादा जो डेवलप किए वो कब, 2014 का जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उनमें इनको बहुत ज़्यादा एक तरह से ये एक्सपेंड कर गए उस टाइम से। ठीक है, उससे पहले इतना ज़्यादा नहीं इनका वर्चस्व था। इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विथ 282 मेंबर इन द 2014 लोकसभा इलेक्शन, मतलब कि पूर्ण बहुमत इनको मिला था और ये सेल्फ गवर्नमेंट विदाउट कोऑर्डिनेशन ये बना सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया बीजेपी के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो हम लोग देखिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि 5th नंबर पे हम लोग देख रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। और ये आप देख पा रहे सिकल विथ ये क्या है, तो ये चीज़ क्रॉप्स के साथ सिक्कल लगा हुआ है। ठीक है, या फिर कहें कि धान की बाली को काटते हुए ये शो किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो इट हैज़ फॉर्म्ड इन, कब बना था, तो 1928 में, बिलीव इन मार्क्सियंस लेनिनियस सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो इनका जो मान्यता है वो सेकुलरिज्म हो गया, मार्क्सियंस हो गया, इन पर इनका बिलीव है। ठीक है, अपोज टू द फोर्स ऑफ सेशनलिज्म ओके एंड कम्युनलिज्म। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास फार्मर एंड द पीपल। मतलब जाहिर सी बात है, एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं, मीन ऑफ प्रमोटिंग, और किस चीज़ को ये ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो वर्किंग क्लास को, जो भी जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं उनको, फार्मर को, या फिर पुअर सेक्शन पर इनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द, कहाँ कहाँ पर इनका प्रेजेंस ठीक ठाक है, तो केरला,
ठीक है। वेस्ट बंगाल, ये आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इन सब स्टेट में इनका ठीक ठाक वर्चस्व है। इट सिक्योर लेस देन 1% वोट्स एंड 1 सीट इन 2014 लोकसभा इलेक्शन। तो देखिए इनका भी अब धीरे धीरे वर्चस्व डाउन हो गया। आप खुद 2014 के इलेक्शन का रिजल्ट को आप देख करके ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारा जो है कम्युनिस्ट पार्टी, ये 6 नंबर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो उन्हीं से ये टूट करके बने हैं, तो जाहिर सी बात है विचारधारा सेम ही होगा, थोड़ा बहुत बस डिफरेंट होगा। वही सेकुलरिज्म मार्क्सिस्ट वगैरह का जो है वो तो सेम ही रहेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। इट इज़ फाउंड इन, कब ये बना, तो 1964, बिलीव इन मार्क्सियन लेनिनिस्ट, सपोर्ट सोशलिज्म सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोजेज इम्पेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। ठीक है, तो ये तो खैर सेम ही है, दोनों का सेम ही है। जो पहले वाले में आप देखें कि वो भी है वही चीज़ और ये भी है वही चीज़, सेम ही है। ठीक है, इट एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन फॉर securing the objective of socio-economic justice in इंडिया। ठीक है, इट एन्जॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, जाहिर सी बात है वेस्ट बंगाल में हो गया, केरला हो गया, त्रिपुरा, अच्छा पकड़ है इनका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि मैंने स्किप करा, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया, सोशल आधार पे इकोनॉमिकली जस्टिस या फिर कहें इकोनॉमिकली इक्वालिटी क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे इंडिया में नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो बहुत अच्छे, जैसे आप सिंपली समझ लीजिए एक वैसे सेक्शन है वीकर सेक्शन जो बहुत कम उनका पर कैपिटा इनकम, अगर देखें पर कैपिटा इनकम एक अलग चीज़ होता है, लेकिन अगर वीकर सेक्शन का सिर्फ देखें तो उनका बहुत कम होगा। ठीक है, और कुछ वहीं पर बहुत वेल्दी पर्सन जो हैं जिनका करोड़ों करोड़ इनकम है। ठीक है, तो ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस चाहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द पार्टी वाज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर। आप इतना ही इसी से समझ सकते हैं कि इनका कितना बढ़िया पकड़ रहा है। ठीक है, इन द लोकसभा 2014 में लोकसभा इलेक्शन इट वन अबाउट 3% ऑफ वोट एंड 9 सीट्स। तो चलिए आगे अब देखते हैं। और आगे हमारे पास क्या है, तो 7th इंडियन नेशनल कांग्रेस, या फिर कहें कि सबसे पुराना पार्टी। ठीक है, तो पॉपुलर नॉन एज अ कांग्रेस पार्टी, नॉर्मली कांग्रेस पार्टी हम लोग भी जानते हैं और आप लोग भी यही चीज़ जानते होंगे। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट पार्टी के अंतर्गत ये आता है। जाहिर सी बात है कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो फॉर्मेशन हमारा हुआ था 1885 में एंड हैज़ एक्सपीरियंस्ड मेनी स्प्लिट। देखिए बनने के बाद बहुत सारा इसमें, मतलब एक तरह से कहें क्या कि इनसे टूट करके बहुत सारे पार्टी बने। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी साउट टू बिल्ड अ मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक, ठीक है, रिपब्लिक इन इंडिया। जाहिर सी बात है इन्हीं के पहले प्रधानमंत्री भी रहे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उनका एक क्या था, उनका एक सोच था कि बिल्ड करना मॉडर्न सेक्युलर। इट मीन्स सेक्युलर का मतलब क्या हो गया कि कोई भी यहाँ पर रिलीजन ऐसा नहीं है, ऑल रिलीजन वर ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, ऐसा करके इनका थिंकिंग था। ठीक है, इसके बाद है द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 टू 89। ठीक है, ये तो टाइम ड्यूरेशन है जब ये सेंटर से इंडिया को गवर्न किए। ठीक है, आफ्टर 1989 इट सपोर्ट डिक्लाइन बट इट कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री। अभी भी प्रेजेंस बहुत ठीक ठाक है, लेकिन अभी कुछ हद तक ये डाउनफॉल पे गया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें, द पार्टी मेन आइडियाज इज टू प्रमोट सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़। तो इनका जो मुख्य एजेंडा है वो माइनॉरिटी पर फोकस करना, सेक्युलरिज्म, कंट्री स्टेबलाइज करना। जैसे कि जो जवाहरलाल नेहरू का एजेंडा था, जो उनका थिंकिंग था, उन्हीं को ये फॉलो करती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ आईएनसी का आप सिंबल आप देख पाएंगे। दूसरा किसका है, तो एनसीपी का ये सिंबल है। ठीक है, एनसीपी आप अभी यहाँ पे देखेंगे
नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो कि आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही टूट करके बनी थी। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1999 फॉलोइंग ए स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। देखिए, और ये चीज़ अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल मेक द लाइफ ब्राइट से ही है, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको सर्च करिएगा जा करके, आपको ये मिल जाएगा। जो भी टॉपिक सर्च करिएगा, जो भी यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका सारा PDF फॉर्मेट में मैं वहाँ अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक देखें तो इट सपोर्ट डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी। ठीक है, इक्विटी, इक्विटी नॉट अ इक्वालिटी। ठीक है, वही चीज़ है, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे इनका बिलीव है और इन्हीं के बेसिस पर ये वर्क करते हैं। देखिए, आईएनसी से जस्ट मतलब एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत बस डिफरेंस है। देखिए, थिंकिंग में डिफरेंस आता है तभी नया पार्टी बनता है। एक ही पार्टी के लोग टूट क्यों जाते हैं, बिखर क्यों जाते हैं, अलग क्यों हो जाते हैं, तो इसका मेन कारण ये भी होता है कि लोगों के थिंकिंग डिफरेंस हो जाना। ठीक है, लोगों के थिंकिंग में डिफरेंस क्रिएट होना। ठीक है, ऐसा ये तो है, जैसे कि बहुत सारे पार्टी में क्या होता है कि एक परिवारवाद होता है कि अगर हमारा बेटा ही आगे जा कर के इस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, ऐसा करके। तो ये भी एक मैटर है जिससे एक नया पार्टी क्रिएट होने का चांस बनता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेजर पार्टी इन मतलब अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड असम। तो ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हैं, तो इनका ये मतलब कहाँ कहाँ पे मेजर पार्टी ये हैं, तो महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर एंड असम। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अ कोऑर्डिनेशन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विथ द कांग्रेस सिंस 2004, अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, तो यूपीए का ये क्या है, अलायंस के साथ मतलब मिल कर के ही काम कर रहे हैं। अलायंस का मतलब आप पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो ये मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ इन सब टॉपिक को। ठीक है, अब स्टेट पार्टीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्टेट पार्टीज़ के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया, द इलेक्शन कमीशन हैज़ क्लासिफाइड सम ऑफ द मेजर पार्टी ऑफ द कंट्री एज स्टेट पार्टी। कुछ पार्टी को, अब देखिए स्टेट पार्टी के लिए भी आप क्राइटेरिया पहले देख चुके हैं कि 6% होना चाहिए, उसके साथ ही साथ कितना सीट होना चाहिए, ये सब चीज़ आप पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे फिर बताने की आवश्यकता नहीं है। दीज आर ऑल्सो रेफर्ड टू अ रीजनल पार्टी, इनको रीजनल पार्टी भी कहा जा सकता है। जैसे सम ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो स्टेट पार्टीज़ हैं उनके बारे में यहाँ दिया गया, बीजू जनता दल हो गया, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट हो गया, मिज़ो नेशनल फ्रंट हो गया, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति हो गया, या फिर आप अगर बात करें तो JDU हो गया, जनता दल यूनाइटेड। फिर अगर हम बात करेंगे तो राजद हो गया, हम पार्टी हो गया, तो बहुत सारा ऐसा है। ठीक है, हम अभी आई थिंक आप एक बताना, बिहार में एक हम पार्टी है, आप कमेंट में आप मेंशन करना, जो बिहार का हम पार्टी है क्या वो स्टेट पार्टी है या नहीं, ये चीज़ आप बताओगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, क्या क्या चैलेंजेस है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंतर्गत, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई है तो उसके अंतर्गत क्या क्या पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, ये इस चीज़ के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैव फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारे डिससेटिस्फेक्शन है, क्रिटिसिज्म है, इन सब को देखते हुए 4 प्रॉब्लम जो मेन प्रॉब्लम है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंतर्गत फेस किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब कि पार्टी के अंतर्गत ही, जैसे हम लोगों को कह दिया जाता है कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में है, लेकिन मान लेते हैं जो भी सेंटर में ही गवर्न कर रहा है या फिर कोई स्टेट में गवर्न कर रहा है, तो वहाँ उस पार्टी के अंतर्गत ही इंटरनल डेमोक्रेसी ना हो, वहाँ पर कोई फ्री ना हो कंप्लीटली विद इन पार्टीज़। ठीक है, पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्ड, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली। कहने का मतलब ये है
कि जैसे देखिए बहुत सारे पार्टी या फिर आप नॉर्मली आप नाम भी बता सकते हैं, ठीक है, आप मेंशन करेंगे कमेंट्स में कि कौन कौन से वैसे पार्टी हैं जिसमें जो कुछ बड़े लीडर्स हैं उन्हीं के अंतर्गत ये मीटिंग हो जाता है और फिर बाकी जो मेंबर है उनको बस बता दिया जाता है कि ऐसा ये हुआ है, ये चीज़ होना चाहिए, ऐसा वैसा, ठीक है। मतलब कि कंप्लीटली जो भी मेंबर है इलेक्टेड मेंबर उन सारे के अंतर्गत भी कंप्लीट इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होता है, सब लोग 100% फ्री नहीं होते हैं, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द पावर है वो कुछ खास लीडर के अंतर्गत ही रहता है, कुछ खास लीडर के हाथ में ही रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चैलेंजेस है वो क्या है, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग, so there are very few ways for ordinary workers to rise to the top in the party। जाहिर सी बात है यहाँ पर मुख्य रूप से बात जो किया जा रहा है वो किसी पार्टी में किसी एक फैमिली मेंबर या फिर जो भी बड़े लीडर्स हैं उनका मोनोपोली के बारे में। जैसे कि मुख्य रूप से आप अगर देखें तो परिवारवाद के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। नॉर्मली अगर ये आप ऑब्जर्व किए होंगे कि अगर आप कोई अच्छे या फिर बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगर बेटा हैं या बेटी हैं तो आपके पास ज़्यादा चांस होगा कि आप आगे चल करके उस पार्टी का नेतृत्व करेंगे या फिर उस पार्टी में बहुत हाई लेवल तक पहुंचेंगे, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो नहीं पहुंच सकता है। तो मुख्य रूप से इसमें यही चीज़ कहा गया। सो देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर ऑर्डिनरी वर्कर, जो ऑर्डिनरी वर्कर है, टू राइज टू द टॉप इन द पार्टी। इन मेनी पार्टीज द टॉप पोजिशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाई मेंबर ऑफ वन फैमिली, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। थर्ड हम अगर देखें तो द थर्ड चैलेंज इज अबाउट ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर इन पार्टीज स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन। देखिए इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, नॉर्मली ये देखा गया है कि सीट का जो बंटवारा होता है, सीट जो चुनाव लड़ने के लिए दिया जाता है नॉर्मली वैसे लोगों को दिया जाता है जिनके पास मसल्स पावर हो या फिर मनी हो, ठीक है। मसल्स पावर हो तो जाहिर सी बात नॉर्मली जो बहुत ज़्यादा क्राइम किए हुए हैं वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, नॉर्मली ये देखा गया है, ठीक है। मैं किसी भी पार्टी का यहाँ नाम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। हर एक पार्टी में ऐसा आपको मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होंगे, जिनका मसल्स पावर ज़्यादा होगा, जो नॉर्मली किसी से वोट छीन सकते हैं, वैसे लोगों को ही जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो सीट देना पसंद करता है, ठीक है। तो ये सब नॉर्मली है, ये आप खुद से भी रीड कर सकते हैं, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी दिया गया क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शन, मतलब नॉर्मली उन्हीं को दिया। इन सम सेम केसेस पार्टीज सपोर्ट, पार्टीज़ किसको सपोर्ट करता है तो क्रिमिनल्स को करता है, जो थोड़ा दल बल में ज़्यादा हो, ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है। अगर हम बात करें फोर्थ, तो हमारे पास दिया गया पीपल डू नॉट फाइंड पार्टीज़ टू बी अ मीनिंगफुल चॉइस। कहने का मतलब ये है कि लोगों के पास कोई एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं होता है, ठीक है। मीन्स कि जो भी पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ के जो भी मेंबर हैं जो चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं वो लगभग सब के सब एक जैसे ही होते हैं। कहने का मतलब है क्रिमिनल्स या फिर मतलब बहुत रेयर केस में ही जो ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, अदरवाइज़ मोस्टली जो होते हैं वो करप्टेड क्रिमिनल्स वैसे ही होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि ज़्यादा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, ठीक है। अब ये तो हम लोग पढ़ लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंतर्गत, वो चीज़ देखें। अब हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म, तो पार्टीज़ रिफॉर्म मतलब जो भी हुआ उसमें बदलाव कैसे हो, उसको सुधारा कैसे जाए, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट है वो दिया गया, द कॉन्स्टिट्यूशंस वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। देखिए नॉर्मली अब ये तो खैर अमेंडमेंट सॉरी अमेंडमेंट तो खैर हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हुआ और इसमें बदलाव भी काफ़ी हद तक हुआ है कि कोई भी एक एमएलए या एक एमपी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में ना जाए जीत करके। जैसे नॉर्मली अगर देख लेते हैं कि कोई एक मेंबर है जो बीजेपी ज्वाइन करता है और जीतने के बाद वो फिर कांग्रेस को ज्वाइन कर लेता है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है कि कोई भी पार्टी में मतलब इधर उधर
जैसे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम डेमोक्रेसी के लिए भी है, क्योंकि कोई सही तरीके से फिर गवर्न नहीं कर पाएगा, सही तरीके से हमारा गवर्नमेंट चल नहीं पाएगा। नॉर्मली मान लेते हैं कि कोई जीत गया, पार्टीज मतलब अलायंस करके भी, या फिर नॉर्मली सिंगल पार्टी भी अगर सेंट्रल में गवर्नमेंट फॉर्म किया, अब उसमें से कुछ मेंबर हैं बोल रहे हैं कि हम आपको छोड़ करके ये बात नहीं मानिएगा तो हम ऐसा करेंगे, दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, तो ये भी बहुत बड़ा एक इशू है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी। मनी का इन्फ्लुएंस कम होना चाहिए, क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंस कम होना चाहिए, ठीक है। और मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन। देखिए सब लोगों के पास ये तो खैर रूल है ही, कि ये नॉर्मली अभी भी रूल है कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको शेयर करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को आपको देना पड़ेगा, ठीक है। टू फाइल एन एफिडेविट गिवन डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल्स केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। तो पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, और उसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट पाया जाता है तो आपको उस पद से हटा दिया जाएगा, ऐसा करके रूल है भी। The Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organization। देखते हैं आगे क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन के पास ये भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि वो कितना इनकम टैक्स पे करते हैं, क्या है उनका, कितना प्रॉपर्टी है, इन सब चीज़ों के बारे में भी इलेक्शन कमीशन के पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ होगा तो उनको भी डर रहेगा, एक इलेक्शन पार्टी के जो मेंबर है उनको भी डर रहेगा कि अगर ज़्यादा हम करप्शन करते हैं तो इनकम टैक्स वाले का रेड पड़ेगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हालांकि ये सब मैनेज हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंतर्गत, या कहने का मतलब है कि अगर आपका परिचय बड़े लीडर के साथ है तो सब मैनेज्ड है, ठीक है। बिसाइड दीज मेनी सजेशंस आर मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। इन सब सजेशन के बावजूद भी कुछ और भी हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म होने चाहिए। दिस सजेशंस हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। देखिए और नॉर्मली क्या है कि वो चीज़ पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता है ना। अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, और मैं शुरू में ही मेंशन कर दिया हूँ कि कुछ वैसे भी रिफॉर्म्स होने चाहिए जो, जैसे कि रिफॉर्म्स तो मैंने मेंशन किया, लेकिन कुछ वैसे रिफॉर्म हैं जो वो पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कुछ वैसा रिफॉर्म हो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वही चीज़ फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है ये वाला, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम number of ticket about 1/3 to women candidate. Similarly there should be a quota for women in the decision making bodies of the party। जाहिर सी बात है, मतलब एक लेडीज़ को भी, जो वीमेन हैं उनको एक मैंडेटरी कर देना चाहिए कि इतना सीट उनको देना ही है, ठीक है। या फिर कोई भी डिसीजन, बड़ा डिसीजन लिया जा रहा तो उनको भी इन्वॉल्व करा जाना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग पहले देखें कि कुछ बड़े लीडर्स के हाथ में ही रहता है कोई भी बड़ा अगर डिसीजन लेना हो तो, और फिर बाद में जो भी उनके मेंबर है उनको बता दिया जाता है कि आपको ये फॉलो करना है। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये एक मैंडेटरी होना चाहिए कि 1/3 हो या कुछ भी हो वीमेन कैंडिडेट, ठीक है। और सिमिलरली दे शुड बी कोटा फॉर वीमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी, ये भी होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी state funding of election। the government should give a parties money to support their election expenses, ठीक है। तो the government should give a parties money to support their election। ये नॉर्मली आप ये समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ये एक चीज़ मेंशन किया गया है कि देयर आर 2 अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। 2 और भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। पीपल कैन पुट प्रेशर इन पॉलिटिकल पार्टीज। लोग क्या प्रेशर उस पर डालें। दिस कैन बी डन थ्रू अपोजिशन, दिस कैन बी डन थ्रू पेटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशंस, ओके। तो इसके माध्यम से, ठीक है। अब ये मेरा लास्ट है, ये लास्ट लाइन भी है, और अभी रात के 12:30-1 बज रहे हैं और मैं अभी तक ये कर रहा हूँ। इसके बाद मैं एडिट करूँगा एंड देन आफ्टर मैं
सुने जाऊंगा, ठीक है, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ पीपल हु वांट चेंजेस कैन ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिकल इफ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट एंड सिंपली क्रिटिसिज्म इन फ्रॉम द आउटसाइड। देखिए पूरा होल चैप्टर लगभग आप ख़त्म कर दिए। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड आए तो वहाँ पर किसी का भी नाम वगैरह आपको मेंशन नहीं करना है, या फिर किसी भी पार्टी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, या फिर किसी के फेवर में भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। देखिए कुछ वैसे इश्यूज होते हैं जैसे पार्टीज़ का इशू हो गया, रिलीजन का इशू हो गया, कास्ट का इशू हो गया, तो इन सब चीज़ों पर पार्शियलिटी, मतलब कहने का ये है मतलब कि एकदम न्यूट्रल होकर के मेंशन करना चाहिए। जो आप बुक में पढ़ें वही, अपने मन के अकॉर्डिंग मत चलिए। वहाँ पर अगर मान लेते हैं कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं और बीजेपी के फेवर में कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, जो कॉपी चेक कर रहा है वो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, तो फिर आपका नंबर तो वहाँ पे गया, ठीक है। या फिर कोई पार्टी है, पार्टी तो खैर हो गया, कोई अगर धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में लिखना है, आप हिंदू हैं और हिंदू धर्म के फेवर में बहुत सारे पॉइंट्स लिख देते हैं, जो चेक कर रहा है वो इस्लाम धर्म को मानने वाला है, तो वो वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो वहाँ पर न्यूट्रल होकर के एकदम मेंशन करना, ओके। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।